हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। हम CS एग्जीक्यूटिव टेक्स का क्लास आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं दोस्तों। पहला लेक्चर मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल चुका हूं, पोस्ट कर चुका हूं। हमने कोर्स क्रिएट कर दिया है हमारे एंड्रॉइड ऐप अमित खांडल क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम यहां पर लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। दिल थाम कर बैठिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था। लास्ट क्लास में दोस्तों मैंने आप लोगों को एक बेसिक इंट्रो दिया था कि भाई मेरा नाम अमित खांडल है, सीए डॉक्टर अमित खांडल, और मैं टैक्सेशन क्लास काफ़ी टाइम से ले रहा हूँ दोस्तों, एंड आई एम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था भाई हम जो भी पढ़ाएंगे ना वो आप लोगों को नोट्स बनाकर पढ़ाएंगे। अब आप चाहे ओल्ड स्कीम वाले हो या न्यू स्कीम वाले, DT IDT का कोर्स तो वही रहता है, केवल वेटेज चेंज होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो दोस्तों हमने लास्ट क्लास में अपना ये कोर्स स्टार्ट कर दिया था। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाना था, वो आपने बना लिया होगा। अराउंड 200 पेजेस का ये रजिस्टर होगा जो आपको यहाँ पर बनाना है। क्वेश्चन बैंक आप लोगों को हम प्रोवाइड करवाएंगे PDF के फॉर्मेट में। और दोस्तों लगभग 130 से लेकर और 140 घंटे के आसपास की क्लासेस रहेंगी। ये सारी तमाम बातें दोस्तों मैंने आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करी थी। ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी आप हमारी क्लासेस को देख सकते हो, राइट। तो दोस्तों पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को टैक्स का मतलब समझाया था। तो अगर आपने हमारी लास्ट क्लास नहीं देखी है तो भाई उसको ज़रूर देख लें, एक बार चेक कर लें। टैक्स का मतलब क्या होता है। टैक्स का मतलब होता है कंपलसरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। टैक्स का मतलब है भाई कंपलसरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी। मनी का मतलब होता है धन, धन मतलब पैसा। तो जो भी पैसा होता है उसको जब अनिवार्य रूप से कंपलसरी एक्सटोर्शन किया जाता है दैट इज कॉल्ड टैक्स। दोस्तों वो टैक्स होता है। अब आप बोलोगे सर ये टैक्स कितने टाइप का होता है, तो मैं आपको बता दूं टैक्स कितने टाइप का होता है। टैक्स 2 टाइप का होता है माय डियर फ्रेंड्स। एक को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स और दोस्तों दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें इनकम टैक्स आएगा, उसमें ब्लैक मनी टैक्स आएगा। जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है उसके अंदर GST आता है, उसमें कस्टम ड्यूटी आती है, राइट। अब आज की क्लास में ये डिस्कस करेंगे भाई टैक्स जब भी लगाया जाता है तो गवर्नमेंट वहां पर क्या करती है, मैं आपको बता दूं। तो चलिए दोस्तों अब हम यहां पर बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। क्योंकि दोस्तों कोई भी टैक्स अगर हमारी कंट्री में लगाया जाएगा तो उसके लिए लॉ का होना बहुत ज़रूरी है। अब आप ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि सर ये जो लॉ होता है, ये जो कानून होता है, ये कैसे बनता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो कानून है, ये जो लॉ है, इसको बनाने की जो पावर होती है वो हमें मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। जो भारत का संविधान होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वहाँ से हमको पावर मिलती है, राइट। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर क्या प्रोविजंस हैं, कैसे लॉ बनाया जाता है, ये सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। तो 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक को डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे, एक को इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कानून बनाने का जो पावर है, लॉ बनाने का जो पावर है, वो कहाँ से मिलता है। तो दोस्तों वो मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो चलिए दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आप अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम जो यहां पर बात करने वाले हैं दैट इज इन रिलेशन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके बारे में दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, राइट। चलिए जी, तो हमारा जो डिस्कशन यहाँ पर होगा दैट इज इन रिलेशन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना दोस्तों, ये हमको लॉ बनाने की क्या देता है जी, पावर देता है। लॉ बनाने की पावर हमें कहाँ से मिलती है, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से मिलती है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पावर्स है, कैसे लॉ बनेगा,
ये सारी तमाम बातें दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपने कभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है दोस्तों तो एक बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि आप जिस देश के नागरिक हो भाई, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या क्या राइट्स देता है, तो ये सारी बातें दोस्तों जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो हम पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम वहाँ पर बात करेंगे 7th शेड्यूल की। हम वहाँ पर बात करेंगे 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 की। हम यहाँ पर दोस्तों बात करने वाले हैं 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246। इसकी दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। जैसे दोस्तों लॉ के अंदर सेक्शन होते हैं ना कानून में, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स। और ये जो आर्टिकल्स हैं ये वो वाले आर्टिकल नहीं है जो सीए के ऑफिस में काम करते हैं भाई। यहाँ आर्टिकल का मतलब है जैसे एक्ट में सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 होता है, वैसे ही दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होता है आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, ऐसे वहाँ पर अलग अलग आर्टिकल्स होते हैं, राइट। चलिए जी, तो हम बात करते हैं 7th शेड्यूल की। और ये जो हमारा 7th शेड्यूल है, इसके अंदर दोस्तों आपको 3 तरह की लिस्ट मिल जाती है, 3 तरह की लिस्ट। और ये 3 तरह की लिस्ट कौन कौन सी है मैं बता दूं। सबसे पहले आप नाम लिखोगे यहाँ पर, जो सबसे पहला नाम आप लिखोगे सबसे पहला नाम जो आप यहाँ पर लिखोगे भाई, एक मिनट, तो सबसे पहला नाम जो आप यहाँ पर लिखोगे दैट इज कॉल्ड यूनियन लिस्ट। पहला जो नाम हम यहाँ पर लिखने वाले हैं दैट इज कॉल्ड यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो आप सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर लिखोगे दैट इज कॉल्ड यूनियन लिस्ट। तो पहला नाम आप यहाँ पर लिख लीजिएगा दैट इज कॉल्ड यूनियन लिस्ट। दूसरा नाम आप यहाँ पर लिखोगे दैट इज कॉल्ड स्टेट लिस्ट। और तीसरा नाम जो आप यहाँ पर लिखोगे दैट इज कॉल्ड कॉनकरेंट लिस्ट। तो जैसे ही आप आर्टिकल 246 पर जाते हो जो कि 7th शेड्यूल है, वहाँ पर दोस्तों आपके सामने 3 तरह की जो लिस्ट है वो यहाँ पर प्रकट हो जाती है। 3 तरह की जो लिस्ट है दोस्तों वो यहाँ पर प्रकट हो जाती है। और पहली लिस्ट का नाम होता है यूनियन लिस्ट। पहली लिस्ट का नाम क्या होता है, यूनियन लिस्ट। अच्छा दोस्तों, ये जो यूनियन लिस्ट होती है इसमें जितने भी मैटर हैं उन पर लॉ बनाने का पावर किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। लॉ बनाने का पावर किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट लिस्ट में जितने भी मैटर होते हैं वहाँ पर लॉ बनाने का जो पावर होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। और जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है भाई, उसमें जो मैटर होते हैं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट भी वहाँ पर लॉ बनाने का पावर रखती है। तो ऐसे दोस्तों हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 प्रकार की लिस्ट दी गई है। एक का नाम है यूनियन लिस्ट, एक का नाम है दोस्तों स्टेट लिस्ट और एक का नाम है कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो लिस्ट बनी हुई है भाई, इसके अंदर लॉ बनाने का अलग अलग पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट वाले मैटर्स पर लॉ बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट लिस्ट वाले मैटर्स पर लॉ बनाएगी, और जो दोस्तों कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर मैटर हैं उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लॉ बनाने का पावर है, एज वेल एज जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको भी लॉ बनाने का पावर है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यूनियन लिस्ट की बात कर लेते हैं। अब जैसे ही आप यूनियन लिस्ट में जाते हो दोस्तों, वहाँ पर डिफरेंट क्या होती है, एंट्रीज होती है। एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3, एंट्री नंबर 82, ऐसे करते करते
एंट्री नंबर 97 तक एंट्रीज है। 97 मतलब ऐसे सब्जेक्ट हैं, 97 ऐसे मैटर हैं भाई जिन पर लॉ बनाने का जो पावर है वो प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट का है। मतलब उस पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती, वहां पर लॉ बनाने का जो पावर है वो प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो अगर मैं एंट्री नंबर 82 की बात करूं दोस्तों, अगर मैं वहां पर एंट्री नंबर 82 की बात करूं तो 82 में जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड टैक्स ऑन इनकम। टैक्स ऑन इनकम मतलब इनकम पर अगर हम टैक्स लगाने की बात करते हैं दोस्तों, अगर इनकम पर हम टैक्स लगाने की बात करते हैं तो वो हमको एंट्री नंबर 82 में बताया गया है। कहाँ बताया गया है? एंट्री नंबर 82 में बताया गया है। और यहां पर लिखा गया है एक्सेप्ट, यहां पर लिखा गया है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर को इनकम को छोड़कर, मतलब एक एग्रीकल्चर इनकम ऐसी है जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्स लगाने का पावर नहीं है। बाकी आप कोई भी इनकम अगर कमाते हो, कोई भी इनकम अगर आप अर्न करते हो तो उसके ऊपर टैक्स लगाने का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ दो, बाकी जितनी भी इनकम होती है उन पर टैक्स लगाने का जो पावर होता है वो प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। किसके पास होता है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। पक्की बात है। तो सर फिर एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने का पावर किसके पास है? दोस्तों वो पावर है हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो जैसे यूनियन लिस्ट में बहुत सारी एंट्रीज होती है 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही दोस्तों जो हमारा स्टेट लिस्ट है उसके अंदर भी बहुत सारी एंट्रीज है 1 2 3 4 5 6। तो वहां पर होती है एक एंट्री नंबर 46, और जो ये एंट्री नंबर 46 है ये बात करती है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम की। मतलब जो एग्रीकल्चर इनकम है उस पर जो टैक्स लगाने का पावर है दैट इज अ मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, दैट इज अ मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट। और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से मैटर आते हैं भाई? इसमें जैसे एनवायरमेंटल है ना, एनवायरमेंटल मैटर है, कोई भी मान लीजिए जी सिविल लॉ है। तो ये जो मैटर होते हैं, ये जो मुद्दे होते हैं, इन पर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कानून बनाने का पावर होता है एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को भी कानून बनाने का पावर होता है। तो ऐसे दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तरीका है लॉ बनाने का। ठीक है, लॉ बनाने का जो पावर है वो तीनों लिस्ट के अंदर है। मतलब यूनियन लिस्ट में भी है वो पावर, स्टेट लिस्ट में भी है, और वो पावर हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में भी है। राइट। तो यहां से पावर मिलती है लॉ बनाने की। तो जैसे इनकम टैक्स जो बना वो एंट्री नंबर 82 से बना पावर लेकर। हमारे देश के अंदर एंट्री नंबर 82 से पावर मिली सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ बनाने की। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ कहाँ बनते हैं? पार्लियामेंट में बनते हैं, जो देश की संसद होती है वहां पर बनते हैं। स्टेट गवर्नमेंट वाले लॉ कहाँ बनते हैं? जो स्टेट असेंबली होती है, जो राज्य की विधानसभा होती है, वहां पर बनते हैं। इस तरीके से दोस्तों कानून बनाए जाते हैं। राइट। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपके कोर्स में क्या पढ़ाने जा रहे हैं? सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। और डायरेक्ट टैक्स में जो सबसे बड़ा टैक्स है वो है इनकम टैक्स, जो दोस्तों आप लोगों के कोर्स में है। राइट। तो ये जो इनकम टैक्स होता है जिसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ये मैं आज दोस्तों आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही निकल कर आता है कि व्हाई इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आता है दैट इज व्हाई इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स। तो पहला क्वेश्चन यही निकल के आता है कि भाई हम इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं? ऐसा क्या रीजन है कि हम इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं? तो भाई इसके पीछे आप रीजन लिख सकते हो। वैसे तो मैंने बताया था
भाई एक तरफ तो कौन है, टैक्स पेयर दोस्तों, एक तरफ कौन है, टैक्स पेयर। अच्छा, टैक्स पेयर को हम लोग असेसी भी बोलते हैं, है ना। दूसरी तरफ कौन है जी, दूसरी तरफ है सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी तरफ कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कौन है, सीबीडीटी। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कौन है, सीबीडीटी। अच्छा, ये सीबीडीटी क्या है दोस्तों, सीबीडीटी का फुल फॉर्म है, आप लिखना चाहो तो लिख लो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ये कहलाता है सीबीडीटी। तो हमारे देश में दो तरह के बोर्ड बने हुए हैं, एक का नाम है सीबीडीटी और दोस्तों दूसरा वाला जो बोर्ड है उसका नाम है सीबीआईसी। तो सीबीडीटी हमारे देश में डायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल करने वाला बोर्ड है, जो है ना, और जो सीबीआईसी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, वो हमारे देश में आईडीटी को कंट्रोल करने वाला बोर्ड है। तो ये दो बोर्ड हैं, एक को हम लोग सीबीडीटी बोलते हैं, एक को हम सीबीआईसी बोलते हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो सीबीडीटी होता है इसके अंडर में कौन होता है दोस्तों, सीबीडीटी के अंदर में होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये जो सीबीडीटी है भाई, इसके अंडर में कौन होता है, ये जो सीबीडीटी है इसके अंडर में कौन होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में बोर्ड होता है और जो बोर्ड है उसके अंडर में कौन है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है इसके अंदर होते हैं बहुत सारे ऑफिसर्स, और इन ऑफिसर्स को हम क्या बोलते हैं, असेसिंग ऑफिसर्स। ये जो ऑफिसर होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, असेसिंग ऑफिसर, जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं एओ। तो जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे ना तो एओ वर्ड बार बार आएगा। तो एओ का मतलब होता है भाई असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर मतलब एओ। तो होता क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो टैक्स पेयर के ऊपर क्या लगाती है, टैक्स लगाती है। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है भाई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स पेयर के ऊपर टैक्स लगाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स पेयर के ऊपर क्या लगाती है, टैक्स लगाती है। और ये जो टैक्स पेयर होता है, ये जो असेसी होता है, वो ये टैक्स पे करता है। वो जो है ना, वो इस टैक्स को क्या करता है, पे करता है। अच्छा, ये टैक्स वो किसको पे करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स पेयर के ऊपर टैक्स लगाएगी और फिर वो टैक्स पेयर सरकार को पे करेगा, ठीक है। तो ये टैक्स डायरेक्टली पे होता है, मतलब इसमें कोई बीच में नहीं है, इनडायरेक्ट नहीं बोल सकते आप इसको। जबकि जीएसटी में क्या होता है कि भाई टैक्स लगाती है गवर्नमेंट व्यापारी पर, बिजनेसमैन पर, और बिजनेसमैन वो टैक्स किससे लेता है, कस्टमर से। बिजनेसमैन वो टैक्स किससे लेता है, कस्टमर से लेता है। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो आई थिंक दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर जो टैक्स पेयर है, यहाँ पर जो असेसी है, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, और वो जो असेसी है, वो जो टैक्स पेयर है, वो उस टैक्स को पे करेगा डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स को, राइट। तो इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट टैक्स ही तो पढ़ रहे हैं। चलो अब मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ भाई, लिखने में बहुत मज़ा आ रहा है सर, ये ऐसे नोट्स बनाकर आप पढ़ाओगे ना तो हमको चीज़ें बहुत जल्दी से याद हो जाएंगी। अच्छा दोस्तों, लिखने से रियली में याद होता है, क्योंकि जब आप लिखते हो तो आपके माइंड को मैसेज जाता है ना। आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, राइट। आपको चीज़ें याद होती हैं। ऐसे आप प्रिंटेड कुछ भी पढ़ो तो इतना जल्दी से याद नहीं होता है। चलो अब हम जो अगला पॉइंट यहाँ पर पढ़ेंगे वो है, आपको लिखना है सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ। अगला जो हमारा पॉइंट है दैट इज कॉल्ड सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ। तो इनकम टैक्स का जो लॉ है भाई, उसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, ये दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ के सोर्सेज कौन कौन से हैं, मतलब ये जो कानून है
ये इनकम टैक्स का जो लॉ बना है ये कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना है, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, व्हाट आर द सोर्सेज, व्हाट आर द बॉडी ऑफ इनकम टैक्स लॉ। तो दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो सबसे पहला जो हम यहाँ पर नाम लिखने वाले हैं दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये हमारा कानून है जो हमारे देश में पास किया गया, क्योंकि लॉ बनाने की पावर कहाँ से मिली, कॉन्स्टिट्यूशन से मिली। कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी लिस्ट से मिली, यूनियन लिस्ट से मिली। तो इसके लिए हमारे देश की सरकार ने 1961 में एक एक्ट पास किया पार्लियामेंट में, और उस एक्ट का नाम रखा गया दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 1961। अच्छा, ये जो इनकम टैक्स का एक्ट है आप इसको नोट कर लीजिए, इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। वाह जी वाह, ये दोस्तों पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल हो गया। ये जो इनकम टैक्स का एक्ट है ना 1961, ये पूरे भारत में एप्लीकेबल हो गया, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो गया। लेकिन एप्लीकेबल हुआ कहाँ से, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। इसको जो एप्लीकेबल किया गया वो कहाँ से किया गया, 1 अप्रैल 1962 से। तो हमारे देश में इनकम टैक्स का एक्ट 1961 में आया और वो पूरे भारत पर एप्लीकेबल हो गया, पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल हो गया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। 1 अप्रैल 1962 से वो पूरे देश पर, वो पूरे इंडिया में क्या हो गया भाई, एप्लीकेबल हो गया 1 अप्रैल 1962 से। तो आया 1961 में, लेकिन एक छोटा सा एमसीक्यू बन सकता है, लेकिन वो एप्लीकेबल कब से हुआ, 1 अप्रैल 1962 से। समझ में आ रहा है? हाँ बोलो, हाँ हाँ सर, बहुत जोर से आ रहा है समझ में। चलो जी, सेकंड जो सोर्स है उसका नाम है इनकम टैक्स रूल्स 1962। दोस्तों जैसे हमारे देश में इनकम टैक्स का एक्ट पास किया गया, उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे देश में इनकम टैक्स रूल्स बनाए गए। और ये जो रूल्स बनाए गए भाई, ये 1962 में बने। तो रूल्स क्यों बनाए जाते हैं? रूल्स दोस्तों एक्ट को सपोर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। मतलब जो भी बातें हमारे एक्ट में लिखी हुई है उनको सपोर्ट करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। एक्ट में जो बातें लिखी है उनको सपोर्ट करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं। और रूल्स कब बने भाई, 1962 में। तो आप जैसे किसी भी प्रोफेशनल के ऑफिस में जाओगे, किसी भी टैक्स प्रैक्टिशनर के ऑफिस में जाओगे, तो दोस्तों आपको वहां पर 2 किताबें जरूर मिलेगी। एक का नाम है इनकम टैक्स एक्ट और दूसरे का नाम है इनकम टैक्स रूल्स। तो जो कानून वाली बात है, जो लॉ वाली बात है, वो आपको मिलेगी इनकम टैक्स के एक्ट में, है ना। लेकिन उसका जो एक्सप्लेनेशन है ना, एक्ट में जो लिखी हुई बात है उसका भाई जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको रूल्स के अंदर मिलेगा। कहां मिलेगा वो आपको दोस्तों? वो आपको रूल्स के अंदर मिलेगा। दैट इज गिवन इन इनकम टैक्स रूल्स 1962। तो वो इनकम टैक्स रूल्स 1962 के अंदर आपको बताया जाएगा। तो एक तो एक्ट बना हुआ है और दूसरे बने हुए हैं हमारे यहां पर रूल्स। तो आई थिंक दोस्तों बात बहुत जोर से समझ में आ रही होगी। अब जैसे मान लो जी इनकम पर टैक्स लगने वाली बात है, तो वो आपको कहां लिखी हुई मिलेगी, इनकम टैक्स के एक्ट में, कि भाई इनकम के ऊपर टैक्स लगाना है, राइट। लेकिन वो जो इनकम आपने अर्न करी है उसकी इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट को देनी है, उसकी जो जानकारी गवर्नमेंट को देनी है, वो दोस्तों आपको रूल्स के अंदर बताई गई है। वो कहां बताई गई है? वो आपको रूल्स में बताई गई है। मतलब जो इनकम टैक्स की रिटर्न है उसका जो फॉर्मेट है वो आपको रूल्स के अंदर बताया गया है। तो एक्ट में सेक्शंस हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए रूल्स है। तो अगर आप कभी एक्ट को पढ़ लो और उसमें लिखा हुआ आ जाए कि भाई एज प्रेस्क्राइब्ड, तो इसका मतलब है भाई उसका जो रेफरेंस है वो दोस्तों आपको रूल्स के अंदर देखने को मिलेगा। अच्छा,
इसके अंदर जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो है एनुअल फिनेंस एक्ट। एनुअल फिनेंस एक्ट है ना, तो जैसे एनुअल फिनेंस एक्ट है, तो एनुअल जो फिनेंस एक्ट होता है, एनुअल फिनेंस एक्ट है हमारा 2022, और अभी अभी जो बजट पास हुआ था वो है एनुअल फाइनेंस एक्ट 2023। तो आप अगर दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपके लिए एप्लीकेबल होगा फाइनेंस एक्ट 2022, और अगर आपका एग्ज़ाम जून या दिसंबर 2024 में है तो आपके लिए एप्लीकेबल होगा फाइनेंस एक्ट 2023। तो ये क्या होता है भाई, जैसे इनकम टैक्स का एक्ट तो बन गया, ठीक है, रूल्स भी बन गए, लेकिन दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जो इनकम टैक्स का एक्ट होता है उसके अंदर सरकार ड्यूरिंग द ईयर बहुत सारे चेंजेस लेकर आती है। उसके अंदर सरकार क्या लेकर आती है, बहुत सारे चेंजेस लेकर आती है, और वो जो चेंजेस लाए जाते हैं वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू लाए जाते हैं। हमारे देश में दोस्तों बजट पास होता है, बजट आपने नाम सुना होगा बजट का, तो बजट का मतलब होता है फाइनेंस एक्ट। जो वित्त मंत्री होता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वो संसद में बजट पढ़ के सुनाता है, राइट। तो फाइनेंस एक्ट 2022 जो लास्ट ईयर में आया था, दैट इज एप्लीकेबल फॉर योर दिसंबर 23 एग्जाम, और जो अभी अभी बजट पास हुआ है 2023 में, दिस इज एप्लीकेबल फॉर जून और दिसंबर 24। तो भाई मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ वो लेटेस्ट दिसंबर 23 के हिसाब से तो पढ़ा ही रहा हूँ, बाकी जो भी छोटे मोटे चेंजेस हैं, अमेंडमेंट्स हैं, वो हम लोग आपको क्लास में भी कवर करवाते हैं और अलग से यूट्यूब पर उसका वीडियो भी बनाकर दे देते हैं। तो ये भाई साहब हर साल कानून में क्या लाया जाता है, चेंज लाया जाता है। तो आई थिंक ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट पॉइंट होता है दोस्तों सर्कुलर। नेक्स्ट पॉइंट होता है सर्कुलर विच इज इशूड बाय CBDT। दोस्तों CBDT का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये जो CBDT है, इस CBDT का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसको हम CBDT बोलते हैं। तो हमारे देश में क्या है भाई, जो CBDT है वो सेंट्रल बोर्ड है, वो डायरेक्ट टैक्सेस को कंट्रोल करने वाला बोर्ड है। तो उसके द्वारा सर्कुलर जारी किए जाते हैं, उसके द्वारा सर्कुलर इशू किए जाते हैं। तो सेंट्रल बोर्ड जो सर्कुलर इशू करता है वो क्या होते हैं, तो एक बार लिख लो फिर समझाता हूँ। सर्कुलर का मतलब होता है मेरे भाई एक्सप्लेनेशन। ये जो सर्कुलर है इसका मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, और ये जो एक्सप्लेनेशन होता है, ये जो एक्सप्लेनेशन होता है, ये एक्सप्लेनेशन होता है बाइंडिंग, बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट। लिख लो, बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट, नॉट ऑन असेसी। तो हमारे देश में जो CBDT है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसके द्वारा सर्कुलर इशू किए जाते हैं, सर्कुलर जारी किए जाते हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो सर्कुलर होते हैं ना, ये हमेशा डिपार्टमेंट पर बाइंडिंग होते हैं, मतलब डिपार्टमेंट को तो मानना ही पड़ता है भाई। कानून बन गया, लॉ बन गया, लेकिन लॉ में अगर कोई एम्बिग्यूटी है, लॉ में अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, लॉ में अगर कोई कंफ्यूजन है, तो उस कंफ्यूजन को क्लैरिफाई करने के लिए हमारी कंट्री में दोस्तों सर्कुलर इशू किए जाते हैं। और ये सर्कुलर कौन इशू करता है, CBDT, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसके द्वारा दोस्तों सर्कुलर इशू किए जाते हैं। और ये जो सर्कुलर होते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, ये हमेशा डिपार्टमेंट पर बाइंडिंग होते हैं, मतलब डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को तो मानना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो असेसी है, जो टैक्स पेयर है, उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो इसको माने ही। अगर असेसी चाहे, अगर टैक्स पेयर चाहे, तो वो इसे मानने से मना भी कर सकता है।
वो सर्कुलर को कोर्ट में चैलेंज भी कर सकता है कि भाई मैं सर्कुलर को जल्दी से नहीं मानूंगा, राइट। तो इट इज बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट बट इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द असेसी। नेक्स्ट पॉइंट होता है दोस्तों दैट इज कॉल्ड नोटिफिकेशन। अच्छा भाई ये नोटिफिकेशन क्या चीज है? नोटिफिकेशन इशूड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। दोस्तों नोटिफिकेशन कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। अच्छा नोटिफिकेशन का बेसिक पर्पस पता है क्या होता है? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कानून में बदलाव लाना, कोई चीज ऐड करनी है, कोई चीज डिलीट करनी है। तो भाई अगर सरकार ने मान लो कानून बना दिया है और अब सरकार उसमें कोई चेंज लाना चाहती है, सरकार उसके अंदर कोई बदलाव लाना चाहती है, तो क्या गवर्नमेंट को बजट के लिए इंतजार करना पड़ेगा? क्या सरकार इंतजार करे कि भाई कब बजट आएगा, कब हम जो है लॉ में चेंज करेंगे? ना जी ना। सरकार क्या करती है? नोटिफिकेशन इशू कर देती है। सरकार नोटिफिकेशन इशू कर देती है और ये जो नोटिफिकेशन होता है भाई इसका बेसिक पर्पस पता है क्या होता है? अमेंडमेंट करना, कानून के अंदर बदलाव करना, लॉ के अंदर बदलाव करना। दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ दिस अमेंडमेंट। तो नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर लेकर आती है और इसका बेसिक पर्पस है लॉ को अमेंड करना। और मैं बता दूं भाई जो नोटिफिकेशन होता है वो हमेशा बाइंडिंग होता है, बाइंडिंग ऑन ऑल पर्सन। मतलब डिपार्टमेंट भी उसको मानेगा, असेसी भी उसको मानेगा, कोर्ट भी उसको मानेगा, सब उसको मानेंगे। मतलब जैसे लॉ में लिखी हुई बात का असर होता है, इफेक्ट होता है, वैसे ही दोस्तों नोटिफिकेशन का भी फुल इफेक्ट यहां पर बताया गया है, राइट। तो सर्कुलर कौन इशू करेगा? सीबीडीटी। सर्कुलर इशू कौन करता है भाई? सीबीडीटी करता है। जबकि नोटिफिकेशन कौन इशू करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है जो आपसे पूछा जा सकता है। सर्कुलर जो होते हैं वो डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, ठीक है, लेकिन वो असेसी पर कभी भी बाइंडिंग नहीं होते हैं, राइट। नोटिफिकेशन जो होते हैं वो हर पर्सन के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, हर पर्सन को उसे मानना ही पड़ता है, उसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। और यहां पर जो लास्ट पॉइंट निकल कर आता है वो है जुरिडिकल डिसीजंस। जुरिडिकल डिसीजंस। तो यहां पर दोस्तों टाइम टू टाइम जुडिशियल डिसीजंस भी आते हैं। जो हाई कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उनके द्वारा कुछ जुडिशियल डिसीजंस भी यहां पर पास किए जाते हैं, उन्हें भी हमको यहां पर मानना होता है, राइट। अच्छा वो हाई कोर्ट का डिसीजन तो उस स्टेट पर एप्लीकेबल है, और दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो जजमेंट होता है ना सुप्रीम कोर्ट का, वो तो सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है भाई, उसको तो सब लोगों को मानना ही पड़ता है, उसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो दोस्तों आई थिंक ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो ये इतनी सारी चीजें मिलकर इनकम टैक्स के सोर्सेस को बनाती है। मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कि इनकम टैक्स की सोर्सेस क्या क्या आते हैं, तो इनकम टैक्स का मतलब उसमें इनकम टैक्स का एक्ट भी आएगा, उसमें इनकम टैक्स के रूल्स भी आएंगे, उसके अंदर दोस्तों एनुअल फाइनेंस एक्ट भी आएगा जिसको हम लोग बजट बोलते हैं, उसमें दोस्तों सर्कुलर्स भी आएंगे जो सीबीडीटी इशू करता है, उसमें दोस्तों नोटिफिकेशन भी आएंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, और उसमें जुरिडिकल डिसीजंस भी आएंगे। तो ये सारी चीजें मिलकर एक पूरे एंटायर इनकम टैक्स लॉ को बनाती है, पूरे इनकम टैक्स के कानून को बनाती है, ये सारी चीजें मिलकर बनाती हैं। तो आई थिंक दोस्तों ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पर आ रहा हूं जो इनकम टैक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो दोस्तों अब जो हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस।
तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ाने जा रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन का मतलब ये है भाई, जो हमारा कानून बना हुआ है, जो हमारा लॉ बना हुआ है, उसमें बहुत सारी इम्पॉर्टेंट क्या है डेफिनेशंस हैं। तो वो डेफिनेशंस आज हम पढ़ेंगे। उसमें सबसे जो पहली डेफिनेशन है वो है पर्सन। उसमें जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है पर्सन। और पर्सन में क्या क्या आता है? पर्सन इंक्लूड्स। पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन में क्या क्या आता है? पर्सन इंक्लूड्स, है ना। पर्सन में क्या क्या आता है? पर्सन में क्या क्या आता है? तो दोस्तों अगर हम पर्सन की बात करें तो पर्सन में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है भाई इंडिविजुअल का। देखो आपने अभी अभी पढ़ा था कि जो इनकम टैक्स लगाया जाएगा वो किसी पर्सन की इनकम पे लगाया जाएगा। तो अब ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि भाई ये आखिर में पर्सन होते कौन हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, पर्सन का मतलब है 7 लोग होते हैं पर्सन। इनकम टैक्स में 7 लोगों को, जो 7 कैटेगरी है, उनको पर्सन माना गया है। और उसमें जो सबसे पहला नाम निकल कर आता है दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल। जो सबसे पहला नाम निकल कर आता है दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल में जो नाम आता है दैट इज कॉल्ड नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन। अच्छा, नेचुरल में कौन आते हैं जी? जैसे इसमें मैन आएंगे, वुमेन आएंगे, तो मतलब इसमें सारे नेचुरल पर्सन हैं जिनको हम बोलते हैं प्राकृतिक मनुष्य। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक मनुष्य, आप और हम जैसे लोग। तो हम सब कौन हैं? इंडिविजुअल लोग हैं। तो हम जो भी इनकम कमाएंगे भाई, हमें अपनी इनकम पर क्या देना पड़ेगा? टैक्स। तो हम कौन से वाले पर्सन हैं? हम दोस्तों इंडिविजुअल हैं। जब हम अपना ITR फाइल करेंगे, जब हम आप लोग अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे, तो दोस्तों हमसे वहां पूछा जाएगा कि भाई आप कौन से वाले पर्सन हो। तो हम वहां पर टिक लगाएंगे कि वी आर इंडिविजुअल्स। हम वहां पर टिक लगाएंगे कि हम कौन हैं? हम इंडिविजुअल्स हैं, राइट। तो इंडिविजुअल का मतलब होता है दोस्तों नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन में मैन भी आएगा और वुमेन भी आएंगी, सारे प्राकृतिक मनुष्य आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट होता है HUF। HUF का फुल फॉर्म होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अच्छा, ये जो HUF होता है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। HUF का फुल फॉर्म होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है। इट इज अ ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स। इट इज अ ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स। इसको हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स। इट इज अ ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स। परिवार के सदस्यों का समूह। समूह मतलब झुंड, झंड नहीं, झुंड। तो जितने भी हमारे फैमिली के लोग हैं, फैमिली मेंबर कौन होते हैं भाई? जिनका परिवार में जन्म हुआ है। अच्छा, इसमें सारे मेल मेंबर आते हैं। और वो जो मेल मेंबर होते हैं उनकी जो वाइफ्स हैं वो आती हैं। ठीक है। जो अनमैरिड डॉटर हैं वो आती हैं, क्योंकि मैरिड होने के बाद तो वो दूसरे HUF का मेंबर बन जाती है। तो ये परिवार के सदस्यों का समूह होता है, ये ग्रुप होता है, इसको HUF बोलते हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो HUF है ये भी एक पर्सन है। आप HUF बनाकर अपना बिजनेस रन कर सकते हो। आप HUF बनाकर अपना बिजनेस चला सकते हो। तो जब आप किसी बिजनेस को चलाओगे
तो उसको जो चलाने वाला व्यक्ति है वो यहां पर कौन है? HUF। HUF का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, परिवार के सदस्यों का समूह। समूह का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। तो इसमें कौन होता है भाई? इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक को तो बोलते हैं कर्ता। अच्छा, ये जो कर्ता है ना, कर्ता, कर्ता का मतलब होता है हेड ऑफ द फैमिली। जो मुखिया होता है, जो हेड होता है, उसको हम कर्ता बोलते हैं। तो जो भी हमारा फैमिली मेंबर्स का ग्रुप है भाई, उसका जो हेड है वो कर्ता कहलाता है। वो क्या कहलाता है? कर्ता। और कर्ता के अलावा और कौन होते हैं भाई? अदर मेंबर्स। कर्ता के अलावा और कौन होते हैं? अदर मेंबर्स। तो एक तो कर्ता होता है जो हेड होता है, और बाकी के जो लोग होते हैं वो कहलाते हैं दोस्तों फैमिली मेंबर्स। तो ये जो फैमिली मेंबर्स और ये जो कर्ता होता है, ये सबका जो झुंड होता है, झंड नहीं झुंड, इस झुंड को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। ये जो हमारा झंड है, ये जो हमारा झुंड है, इसको हम ग्रुप बोलते हैं, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो HUF भी दोस्तों एक तरह से पर्सन है, इसे भी पर्सन माना गया है, राइट। तीसरी कैटेगरी हमारी जो यहां पर निकल कर आती है, दैट इज कॉल्ड फर्म। तीसरा जो कैटेगरी हमारा यहां पर निकल कर आता है, दैट इज कॉल्ड फर्म। अच्छा, फर्म में दोस्तों एक तो होती है पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म होती है, एक होती है दोस्तों LLP। तो फर्म में भी दो चीज़ें होती है, एक पार्टनरशिप फर्म होती है और एक होती है भाई साहब LLP। तो पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? पार्टनरशिप फर्म में ये भी लोगों का ग्रुप होता है जिसको हम पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। LLP होती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो आपने पार्टनरशिप के बारे में तो पढ़ा होगा कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई काम करते हैं, उनमें से एक या तो उन सबको चलाता है पूरे बिजनेस को, या वो सब मिलकर उसको चलाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म, LLP। तो ये जो फर्म होती है पार्टनरशिप फर्म, ये जो LLP होती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो इसको भी क्या बोला गया है? पर्सन। अब जैसे मान लो हमारा CA का फर्म है, तो हमारा जो CA का कंसल्टेंसी बिजनेस है वो मेरा अकेले का इंडिविजुअल का नहीं है, वो फर्म का बिजनेस है। उसकी रिटर्न फर्म के नाम से जाती है, उसमें जो प्रॉफिट आएगा उसका टैक्स फर्म पे करेगी। हाँ, अगर फर्म टैक्स पे करेगी तो क्या पार्टनर पे नहीं करेंगे? पार्टनर इंडिविजुअल कैपेसिटी में करेंगे। भाई मैं इंडिविजुअल हूं, मेरी फर्म अलग है, मैं अलग हूं, HUF अलग है। अब HUF का प्रॉफिट किस में बटेगा बताओ? मेंबर्स में बटेगा। मेंबर कौन है? इंडिविजुअल है। तो क्या फिर मेंबर अलग से टैक्स देंगे? नहीं, मेंबर उस पर अलग से टैक्स नहीं देंगे। लेकिन जो मेंबर है, अगर वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई भी इनकम कमाता है, तो उसको जो भी पर्सनल कैपेसिटी में इनकम मिलेगी, उसको जो भी रेंट का इनकम होगा, उसको जो भी सैलरी इनकम होगा, वो इंडिविजुअल के रिटर्न में जाएगा। जो आप ग्रुप बनाकर कमाओगे HUF, उस पर टैक्स HUF देगा। जो आप पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करके उससे प्रॉफिट कमाओगे, उस पर टैक्स पार्टनरशिप फर्म देगी, राइट। और यहां पर फर्म का मतलब है दोस्तों पार्टनरशिप फर्म, जिसको हम लोग LLP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LLP। पार्टनरशिप फर्म अनलिमिटेड होती है, LLP लिमिटेड होती है, दोनों ही पार्टनरशिप फर्म है। तो पार्टनरशिप फर्म को भी एक पर्सन माना गया है, उसका टैक्स रेट अलग है। जो पार्टनर हैं उनको जो अलग से इनकम हो रही है, उसका टैक्स पार्टनर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में देते हैं। इसका मतलब आप ये मत सोचना कि अगर फर्म ने रिटर्न भर दी, फर्म ने टैक्स दे दिया, तो भाई पार्टनर को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है। फर्म अलग है, इंडिविजुअल अलग है, HUF अलग है, ये सारी चीजें अलग अलग है मेरे भाई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आता है, दैट इज कॉल्ड कंपनी। जो अगला पॉइंट हमारा निकल कर आता है, दैट इज कॉल्ड कंपनी। तो दोस्तों ये जो कंपनी होती है ना, कंपनी, इसको भी पर्सन माना गया है, कंपनी को भी पर्सन माना गया है। अच्छा, ये जो कंपनी होती है ये बनती है कंपनीज एक्ट के थ्रू। ये तो आपको पता ही है, हमारे देश में कंपनीज एक्ट है। तो कंपनी का पहचान क्या होता है? पहचान कौन? कंपनी का पहचान क्या होता है? कंपनी के पीछे या तो प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ होता है,
या दोस्तों कंपनी के पीछे लिमिटेड वर्ड लिखा हुआ होता है, राइट। तो कंपनी के या तो लिमिटेड वर्ड होगा या कंपनी के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होता है, राइट। तो जो कंपनी होती है उसे भी इनकम टैक्स में एक अलग पर्सन माना जाता है। वो भी दोस्तों पर्सन है, वो भी क्या है, पर्सन है। तो कंपनी को भी पर्सन माना गया है। तो अगर मैं कोई भी कंपनी बनाकर बिजनेस करूंगा तो उस पर जो टैक्स देने की जिम्मेदारी होगी वो दोस्तों कंपनी की होगी। तो इंडिविजुअल एक अलग पर्सन है, एचयूएफ एक अलग पर्सन है, फर्म एक अलग पर्सन है, कंपनी एक अलग पर्सन होती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा निकल कर आता है दैट इज कॉल्ड एओपी या बीओआई। एओपी ऑब्लिक बीओआई। एओपी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एओपी का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बीओआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो एक तो होता है दोस्तों एसोसिएशन ऑफ पर्सन और एक होता है हमारा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो एओपी का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बीओआई का फुल फॉर्म है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो ये भी पर्सन है। अब इन दोनों में क्या फर्क है? देखो, एओपी का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब ये सब पर्सन है। जैसे इंडिविजुअल एक पर्सन है, एचयूएफ एक पर्सन है, फर्म एक पर्सन है, कंपनी एक पर्सन है। तो ये सारे पर्सन मिलकर अगर किसी ग्रुप को बनाते हैं, ये जितने भी पर्सन के मैंने नाम लिए, अगर दोस्तों ये सारे पर्सन मिलकर किसी ग्रुप को बनाते हैं तो उस ग्रुप को हम बोलते हैं एओपी। क्या बोलते हैं भाई? एओपी बोलते हैं। और अगर किसी ग्रुप में केवल इंडिविजुअल मेंबर्स हैं, मतलब उसमें फर्म नहीं है, कंपनी नहीं है, केवल इंडिविजुअल लोगों का ग्रुप है, तो हम उसको बीओआई बोलते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एओपी एंड बीओआई? एओपी में और दोस्तों बीओआई में क्या डिफरेंस है? तो बीओआई का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये केवल इंडिविजुअल लोगों का ग्रुप है। जबकि एओपी क्या होता है दोस्तों? एओपी में इंडिविजुअल भी आएंगे, उसमें फर्म भी आएगी, उसमें कंपनी भी आएगी, दैट इज कॉल्ड एओपी। तो आपको एओपी और बीओआई के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। हाँ सर, बहुत जोर से समझ में आ गया। तो सर फिर फर्म से इनका क्या डिफरेंस है? फर्म अलग होती है क्या? आप कह रहे थे फर्म में भी लोगों का ग्रुप होता है, हैं? और एचयूएफ में भी लोगों का ग्रुप होता है। अरे एचयूएफ तो परिवार के सदस्यों का झुंड है भाई। तो सर फिर फर्म से इसका क्या डिफरेंस है, ये बता दो। अरे भाई, फर्म के अंदर पार्टनर्स के लिमिट होती है। आपने पढ़ा होगा कि भाई बैंकिंग फर्म में इतने पार्टनर हो सकते हैं, नॉर्मल फर्म में इतने पार्टनर हो सकते हैं। जबकि दोस्तों एओपी बीओआई में कोई लिमिट नहीं होती है। एओपी और बीओआई में कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, कितने भी। दूसरा डिफरेंस बता रहा हूं भाई, कभी आ जाए एग्जाम में कोई पूछ ले आपसे, तो दोस्तों आपको यहां पर ये बातें पता होनी चाहिए। ये सारी बातें दोस्तों आपको यहां पर पता होनी चाहिए, राइट। तो मैं आपको बता दूं भाई, जो एओपी है, जो बीओआई है, एक होती है एओपी, एक होती है हमारी बीओआई। तो एओपी और बीओआई में क्या फर्क होता है? तो एओपी का मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन फुल फॉर्म, और बीओआई का फुल फॉर्म क्या है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बीओआई का फुल फॉर्म क्या है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अच्छा, एक चीज और बताऊं, ये जो फर्म होती है ना, इसका ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट कमाना। फर्म का ऑब्जेक्ट हमेशा प्रॉफिट कमाना होता है, जबकि एओपी और बीओआई का ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। हाँ, प्रॉफिट हो रहा है वो अलग बात है, प्रॉफिट हो रहा है वो अलग बात है। बाकी वो ये कहते हैं जी हमारा ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। तो जैसे इसके अंदर ट्रस्ट आ जाएंगे, है ना, कोई यूनिवर्सिटी आ जाएगी, कोई कॉलेज हो जाएगा, क्योंकि इट इज अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज आ जाएंगी। पॉलिटिकल पार्टीज क्या है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है ना। ये ICAI, ICSI ये क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स। ICSI क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, है ना। ICSI का
मेंबर कौन बनता है? जो सीएस का एग्जाम पास करता है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इसको हम बोलते हैं दोस्तों बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आता है, दैट इज कॉल्ड लोकल अथॉरिटी। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहां पर निकल कर आता है, दैट इज कॉल्ड लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी में क्या आते हैं भाई? लोकल अथॉरिटी में आते हैं नगर निगम। लोकल अथॉरिटी में क्या क्या आते हैं? नगर निगम आते हैं, म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम, म्युनिसिपैलिटी, ये सब लोकल अथॉरिटी में आते हैं। इनको भी पर्सन माना गया है, मतलब इनको भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है। हाँ, वो एक अलग बात है कि भाई इनके टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, दिस इज ए डिफरेंट मैटर। लेकिन दोस्तों ये भी एक पर्सन है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। और इसमें जो लास्ट पॉइंट हमारा आता है इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। एक होता है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो ये जो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, आर्टिफिशियल जो जुरिडिकल पर्सन है, इनमें कौन आते हैं? तो इनमें आते हैं दोस्तों हमारा टेम्पल हो गया, हमारे कोर्ट्स हो गए, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ये सब इसमें आते हैं। ये सब आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है। तो भगवान है, देवी देवता है, कोई मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, तो हनुमान जी क्या है? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। उनकी तो बहुत इनकम होती है, उनके तो बहुत चढ़ावा आता है। कोई भक्त 100 रुपये चढ़ाता है, कोई 50 है, भगवान पास कर देना, इस बार पक्का 11 रुपया का प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो भाई ये क्या है? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। हाँ, जब किसी मंदिर में बहुत ज्यादा कमाई आने लग जाती है तो दोस्तों वहां पर एक ट्रस्ट क्रिएट कर दिया जाता है, और वो जो ट्रस्ट होता है उसको हम बोलते हैं एओपी और पीओआई। तो ऐसे दोस्तों ये 7 लोग यहां पर आते हैं पर्सन की डेफिनेशन में। पहला नाम आता है इंडिविजुअल, दूसरा नाम आता है एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तीसरा नाम आता है फर्म, चौथा नाम आता है कंपनी, नेक्स्ट आता है एओपी और बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, नेक्स्ट आता है लोकल अथॉरिटी, और लास्ट आता है भाई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो ये 7 लोग पर्सन माने गए हैं, राइट। तो इनकी इनकम हमको निकालनी पड़ती है, और इनकी इनकम पर हमको क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। तो ये इनकम टैक्स में अलग अलग पर्सन है। दोस्तों एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, राइट। और भी आप मेरा पहला लेक्चर देख लो, ये दूसरा लेक्चर था, आगे भी लेक्चर्स हैं, मैं इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा यूट्यूब पर, वहाँ से आप हमारी क्लासेस को देख लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाकर सब्सक्राइब कर लो। बहुत अफोर्डेबल प्राइस है, इतने कम प्राइस में कहीं पर भी आपको क्लास नहीं मिलने वाला है। पूरे हैंड राइटिंग नोट्स में बनवाऊंगा, सारे क्वेश्चन क्लास में करवाऊंगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो भाई एक बार लाइक करना तो बनता है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी बनता है, बेल आइकन तो हिट करना ही बनता है, क्योंकि तभी तो वीडियो आएगा आपके पास, राइट। और बाकी जितने भी मेरे ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया लिंक है, वहां पर आप मेरे से कनेक्टेड भी रह सकते हो। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा दोस्तों, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।